ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, एग्जाम आपका काफी नजदीक आ चुका है। शनिवार से आप सभी का एग्जाम है। तो आज की क्लास में हम कोई एक स्पेशल चैप्टर नहीं करवा रहे, कोई एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं कर रहे। लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन देखे थे, मतलब सिमिलैरिटी वगैरह पढ़ा है। तो सिमिलैरिटी जितना करवाया है समरूपता चैप्टर नंबर 6 उतना तो जरूर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सिमिलैरिटी समरूपता का एक क्वेश्चन मैंने बताया था चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 का, कि एक ट्राइंगल दे रखा है। वहां पर बोलेगा किसी एक भुजा के समांतर एक लाइन आपका खींच दिया गया, समांतर लाइन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे बोलता हूँ कि ये वाला भुजा, ये लंबाई दे रखा हो, मान लो इसका नाम दे दिया ए बी सी, बीसी के समांतर क्यू आर बोला। मैंने बोल दिया ए क्यू का लंबाई दे दिया, क्यूबी का लंबाई दे दिया, ए आर का लंबाई देकर के आपसे आरसी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बीपीटी या थेल्स थ्योरम लगाइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा कुछ क्वेश्चन। आज पीडीएफ जो आएगा उसमें भी क्वेश्चन आएगा ऐसा वाला, ठीक है। तो इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, यानी कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बीपीटी वाला, ठीक है। इसके अलावा आज की क्लास में क्या करेंगे, तो आज के क्लास में पिछले साल का सितंबर 2022 का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, इसको डिस्कशन करते हैं। मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, सैंपल सेट के जैसा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखो, इससे पैटर्न भी आपको पता चलेगा। आपके जो पेपर आएंगे बिल्कुल इसी टाइप के आएंगे। यहाँ पर अपना नाम लिख देना, विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिख देना। 40 नंबर का पेपर है, पिछले साल का पेपर है, कक्षा 10 गणित, ठीक है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, 1.5 घंटे। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा अपने एग्जाम में। बोल रहा है कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 1 से 15 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के हैं, मतलब 15 क्वेश्चन हो गया 1-1 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 16 से 18, मतलब 3 क्वेश्चन हो गया, 16, 17, 18, 2-2 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का, 3 दूनी 6 नंबर का, ये हो गया आपका। 19, 20, 21 3 क्वेश्चन है जो 3 नंबर का है, तो मतलब 9 नंबर का यहाँ से आ गया आपका। और 22 और 23 2 क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर का ये हो गया। इन सभी को ऐड करोगे तो आपका 40 नंबर का पेपर बन जाता है, ठीक है। 15, 6, 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। बोला गया है यहाँ पर, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, अगर नहीं दिखेगा तो बताना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा जूम कर दूंगा ना तो फिर एक पेज पर आ नहीं पाएगा। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो जो सर सिंपल बी। क्वेश्चन है मैं आपको डायरेक्ट डिस्कस कर लेता हूँ। बी नहीं है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे सर अपरिमेय नहीं है, मतलब जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा। तो अपरिमेय कौन सा नहीं होगा, जो परिमेय होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। जैसे हम कह सकते हैं 2-3 कंसेप्ट है। वर्गमूल के अंदर अगर कोई ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। और वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो परिमेय हो जाएगा। तो आप अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूं, तो ऑप्शन सी में 2√2 लिख रखा है। तो रूट के अंदर जो नंबर लिखा है ना, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो वर्गमूल 2 है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 अगर अपरिमेय संख्या है तो 2 से गुना करने के बाद भी ये जो संख्या आएगा वो अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। तो ये संख्या अपरिमेय है, तुम्हारा आंसर नहीं बनेगा। इससे मत कंफ्यूज होना, ये तो बस किसी बच्चे का किया हुआ है, तो मेरे पास पेपर मिला है, तो ऐसा नहीं कि जो किया हुआ ही सही होगा, हो सकता है गलत हो वो। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में लिखा है 2+2√4। तो 2 तो 2 रहेगा, +2 √4 का मतलब क्या होता है, √4 लिखने का मतलब 2 हो गया, ठीक है। 2 4 जो है 2 का वर्गमूल होता है, 4 2 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 2 × 2, और इसको सॉल्व करने पर 2+4 यानी 6 मिल रहा है, तो 6/1 लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, हमारे पास परिमेय संख्या हो गया। अब अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या जो है अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिख रखा है, 2.01, फिर 011 इस तरीके से लिख रखा है। अब ये संख्या कैसा है सर, परिमेय या अपरिमेय, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, समझिए। जो भी क्वेश्चन से कंसेप्ट है सारे डिस्कस कर लूंगा। दशमलव संख्या जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक मैं कह सकता हूं, जैसे ऐसे लिख रहा हूं, एक तो मैंने लिखा 3.5 7 5 7 5 7 इस तरीके से। तो ये नंबर क्या हो रहा है ना, इसको आप ऐसे लिख दोगे 3.57 और एक डंडा लगा दोगे, तो ये डंडा का मतलब क्या हो रहा है कि 57 रिपीट हो रहा है। तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोल रहा हूँ, अशांत आवर्ती, मतलब कुछ रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा नंबर आता है जो अशांत है और आवर्ती है, तो परिमेय कहलाता है, ठीक है, ये परिमेय संख्या कहलाता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 3.57 557, फिर मैं कर दिया 3 बार 5, फिर 7, अब ये डॉट 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 लगा दिया, मतलब अशांत तो है, अनंत तक जा रहा है,
लेकिन कुछ रिपीट नहीं हो रहा। सर देखिए यहाँ पर 5 7 आया, यहाँ पर 2 बार 5 आ गया, यहाँ पर 3 बार 5 हो गया, मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है, डंडा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये वाला कैसा है, अशांत अनावर्ती। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। ठीक है, तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर देखें तो आपको दिख रहा है कुछ रिपीट नहीं हो रहा है सर, 0 डबल 1, फिर 2 बार 0 आ गया, अगले बार 3 बार 0 आएगा। ठीक है, तो ये अशांत अनावर्ती है, मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय, ऑप्शन सी अपरिमेय, तो आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन बी परिमेय, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी होगा आंसर इसका। इतना सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, इतना मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था, एग्जाम में तो 2 सेकंड में किसी का आंसर आ गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर बताइए क्वेश्चन 2 में कौन सा अपरिमेय है। सी रूट सी 8। होगा। तो अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे सर, अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग लिखा रहेगा, पूर्ण वर्ग अगर लिखा रहेगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या जो है नहीं लिखा रहे, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो ये वाला अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं लिख रखा है, अपरिमेय पहचानना है। तो रूट 1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, आपको पता है वर्गमूल के अंदर जो नंबर है वो एक पूर्ण वर्ग है, एक का वर्ग एक ही होता है, तो कहने सर ये तो परिमेय हो गया। 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 4 2 का वर्ग करेंगे 4 मिल जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा, यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग करने पर 9 मिलेगा, यानी रूट 9 का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, तो 3/1, यानी ये भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय है, ये परिमेय है, और ये भी आपका परिमेय है। ऑप्शन डी रूट 8। तो 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसको आप अगर फैक्टराइज करोगे, गुणनखंड करोगे, तो ऐसा मिलेगा 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा 2√2। अगेन ये क्या आ गया, 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रूट 8 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। सर इसका आंसर बी। इसका आंसर बी होगा, और ध्यान से देखिए, बी या ए, सर बी होगा। देखो यहाँ पर बोला गया है द्विघात बहुपद क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 5। एक सेकंड, अब इस द्विघात बहुपद में आप क्या कहोगे, सर शून्यकों का योग पूछा गया है आपसे, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, कितना होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पर बी ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का वैल्यू कितना है, एक्स का गुणांक माइनस का 1, सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 5। हालांकि सी का वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ सी का वैल्यू -5। आपको सर माइनस बी बाई ए, योग कह रहा था माइनस बी बाई ए, माइनस का साइन माइनस, बी का वैल्यू आपका माइनस का 1 है। ठीक है, तो लिख देंगे माइनस का 1 और डिवाइड करेंगे 1 से, तो 2 बार माइनस का साइन आया, माइनस से माइनस कट गया, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ए आएगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर एक छोटा सा गलती के चलते ऑप्शन नंबर बी करोगे, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ में आया जिनका भी आंसर बी था। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, तो ये छोटा छोटा गलती बस मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर कर ले रहे हो गलती, अच्छी बात है कि यहाँ पर हो गया, एग्जाम में मत करना। इसमें पूछा तो नहीं। क्वेश्चन 4 का 35। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। योग पूछा गया था, मान लो अगर आपसे बोलता है कि गुणनफल बताइए, शून्यकों का गुणन पूछता, तो क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, -5 सी अपॉन ए। सी है, सी बटा ए, तो सी का वैल्यू है माइनस का 5, ए का वैल्यू है आपका 1, तो -5/1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। तो अगर हमसे गुणन पूछता तो -5 कर देते, डी कर देते। देख रहे हो दोनों ऑप्शन देता है एग्जाम में, कोई बच्चा गलती से ये कर देगा। ठीक है, अब सोचेगा कि मेरा आंसर सही है, ठीक है, नहीं। तो गुणन में आप कहोगे सर सी बटा ए, तो योगफल में -b बटा ए, तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर गुणन पूछता तो ऑप्शन डी करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 280 और 245 का एचसीएफ बताना है आपको। तो एचसीएफ के लिए चलो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, एक बार बस इससे रिकॉल हो जाएगा। मान लो हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर ए लिख रहा हूँ और एक नंबर बी लिख रहा हूँ। तो इन दोनों नंबर को मैं कह रहा हूँ कुछ इस तरीके से, मान लो हमने अभाज्य गुणनखंड किया और कुछ ऐसा आ गया, x का पावर 2, y का पावर 3, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बस इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख दिया x, y का पावर 5 और z का पावर 2, ऐसे। मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सुनिएगा मेरी बातों को। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन है उसको लेते हैं, जो दोनों जगह प्रेजेंट है, और उसका छोटा वाला घात लेते हैं। तो हमें दिख रहा है सर एक्स दोनों जगह पर है। ठीक है, तो एक्स को लेंगे, ठीक है, एक्स को लेंगे, और एक्स का छोटा घात 1 है। ठीक है, 2 और 1 है, जिसमें से छोटा वाला घात 1 रहेगा, तो एक्स का घात 1। वाई दोनों जगह पर प्रेजेंट है, तो वाई को भी लेंगे। ठीक है,
और y का छोटा वाला घात क्या है, y का पावर 3, तो x का पावर 1 और y का पावर 3 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और अगर मैं बोलूं LCM बताइए, तो LCM में क्या बोलेंगे, सर जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए, ये फर्क नहीं पड़ता कॉमन है या नहीं है, सभी को लेना है और सबका सबसे बड़ा वाला घात लीजिए। ठीक है, तो बड़ा वाला घात लीजिए, x का सबसे बड़ा घात 2, y का सबसे बड़ा घात 5 और z का सबसे बड़ा घात 2। देखिए z दोनों का नहीं है, फिर भी मैं ले रहा हूँ, LCM में लेंगे, HCF में नहीं लेंगे। तो ये दो हमारा कंसेप्ट होता है, HCF में छोटा घात, LCM में बड़ा घात, HCF में कॉमन वाला, LCM में सारा। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी भी दो नंबर का HCF और LCM में बड़ा कौन होगा, LCM और HCF में बड़ा कौन होगा, LCM LCM बड़ा होगा, क्योंकि वो गुणज है। ठीक है, तो LCM बड़ा होगा, मल्टीपल बड़ा होगा, तो LCM की तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहेगा, HCF छोटा रहेगा, LCM बड़ा रहेगा। ठीक है, दो अलग अलग नंबर के लिए बराबर संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग नंबर के लिए LCM बड़ा रहेगा, HCF छोटा रहेगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 280 245 का HCF बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 280 का आप गुणनखंड करिएगा, अभाज्य गुणनखंड करोगे। बहुत सारे मेथड है जिसमें से मैं अभाज्य गुणनखंड वाला कर रहा हूँ। आप इसको सोचोगे किससे डिवाइड करें, जरूरी नहीं कि आप 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, आप कोई भी एक अभाज्य संख्या से डिवाइड करिए। मुझे तो सबसे पहले दिख गया सर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 चौके 28 होता है, 7 से डिवाइड कर देता हूँ, 7 चौके 28 और 0। ठीक है, उसके बाद मुझे पता सर 5 से कट जाएगा, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य होना चाहिए बस, 5 अट्ठे 40, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, इससे फायदा होगा आपका, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 एकम 2, हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। उसके बाद 245, 245 कौन से प्राइम नंबर से कटेगा, तो मुझे इतना दिख रहा है सर ये 5 से कट जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो उसको 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 नंबर 45, फिर 7 से काटिए, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटोगे 7 एकम 7। तो यहाँ से आप अब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 280 को क्या लिखोगे, 280 बराबर 2 का घात कितना, 2 देखिए 3 बार आया है। ठीक है, तो 2 का घात 3, उसके बाद 5 एक बार आया है, 5 का घात 1 और 7 का घात 1। ठीक है, 5 एक बार आया था और 7 एक बार आया था। अगर मैं 245 लिखूं तो 245 में 5 का घात कितना है, 2 तो आया ही नहीं, 5 का घात 1 है और 7 का घात 2 है। ठीक है, अब इन दोनों में मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि HCF बताइए, तो HCF क्या लिखेंगे, HCF बोलेंगे सर जो कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन है दोनों में उसको लीजिए और छोटे वाले घात को लीजिए। तो 2 तो नहीं लेंगे, 245 में नहीं आया, 5 आ रहा है सर यहाँ भी और 5 आ रहा है यहाँ पर भी, दोनों में घात एक ही है, तो छोटा घात भी एक ही रहेगा, 5 का घात 1 और 7 का सबसे छोटा घात, दोनों जगह 7 है लेकिन 7 का छोटा घात 1 है। ठीक है, तो छोटा वाला घात लेंगे, मतलब 5 गुना 7। ठीक है, 5 गुना 7 करेंगे, हमारा आ जाएगा 35 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर मैं इस बार क्वेश्चन बोलता हूँ, क्या होता है ना, क्वेश्चन इसी तरीके से सेट होता है, पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेट होगा। पिछले बार HCF पूछा गया था, इस बार LCM पूछ लेगा। ठीक है, तो LCM अगर पूछा आपसे तो क्या बोलोगे, हमसे सर LCM पूछा, तो इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे, LCM में सभी फैक्टर को लेंगे और सबका बड़ा वाला घात लेंगे। 2 को भी लेंगे क्या, हाँ 2 को भी लेंगे, है ना 2, तो 2 का घात कितना, 2 का सबसे बड़ा घात 3, 5 का सबसे बड़ा घात कितना है बताइए, 5 का सबसे बड़ा घात एक ही है, 5 का घात 1 और 7 का सबसे बड़ा घात 2। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 2 का घात 3 6 होगा क्या, सही लिखा मैंने सर 8 आएगा। 8 होगा। यहाँ पर ये छोटा गलती मत करना कि 2 को 3 से गुना कर देना, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना करेंगे, 2 का घात 3 8 हो जाएगा। ठीक है, गुना 5 और 7 गुना 2 नहीं करना, 7 को 2 बार गुना करना, यहाँ पर 49 आ जाएगा। ये आ गया 8 पंजे 40, इसको गुना करेंगे 40 और यहाँ पर 49 गुना करिए, 9 चौके 36 का 6 कैरी 3 16 3 19। ठीक है, 1960 आपका LCM आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है आपका LCM HCF का। इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि LCM और HCF का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी दो संख्या का HCF और LCM दिया रहे और मान लो दो नंबर A और B हैं, तो इनमें एक रिलेशन होता था, वो रिलेशन कौन मुझे बताएगा, क्या होता है। LCM into LCM is equal to A into B। ठीक है, तो दो बच्चों ने बोला HCF into LCM। ठीक है, HCF और LCM को गुना करेंगे तो सर वही दो संख्या जिसकी भी HCF और जिसकी भी LCM की बातें कर रहे हो उन संख्याओं के गुणन के बराबर होता है, मतलब HCF into LCM बराबर A into B, ये पहला संख्या और B दूसरा संख्या है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने कई बार इंपॉर्टेंट करके आपको पढ़ा रखा है। अब इस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो हमारे पास दो संख्या है
आपको कुछ भी नहीं लिखेगा, पहला संख्या दूसरा संख्या लैंग्वेज कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ ऐसे लिख देगा HCF 3684, यहां मैंने लिख दिया 12। आपसे पूछ रहा है LCM 3684। अब देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। अब LCM तो हम 36 और 84 कैसे ही निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप बोलोगे पहला संख्या सर A का वैल्यू 86 और B का वैल्यू 84। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो सर A का वैल्यू आपका 36 है पहला संख्या, B का वैल्यू आपका 84। 252। ठीक है, तो HCF आपका 252 आ रहा है ना, LCM 252 आ रहा है, तो HCF आपका 12 दे रखा है, आपसे इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाइए HCF, यहाँ पर लिखिए HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। अब यहाँ पर 4 चीजें हैं HCF LCM A इंटू B। हो सकता है कभी आपसे HCF पूछे, हो सकता है कभी LCM पूछे, कभी हो सकता है पहला संख्या पूछे, कभी दूसरा संख्या पूछे। 4 में कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता कौन सा पूछेगा, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें। HCF आपका 12 है, 12 रख दिया। LCM नहीं पता, ऐसे रख दिया। A का वैल्यू कितना है आपका, A का वैल्यू 36 है, B का वैल्यू 84 है। सॉल्व करिए, LCM कितना आ जाएगा, 36 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 12। 12 से काटिए आप, या तो 36 को काटो, 36 से भी काट दो, 12 तिया 36 आसान है। ठीक है, तो मिल रहा है 3 इंटू 84। ठीक है, 3 को 84 से गुना करिए, 4 तिया 12 का 2 हासिल है, 8 तिया 24 एक 25। ठीक है, 252 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 252 क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का LCM हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर वो हाफ ईयरली एग्जाम में 7th चैप्टर आएगा? 7 चैप्टर, हाँ बिल्कुल आ सकते, 7 चैप्टर तो है सिलेबस में, छोड़ने ज्योमेट्री ना, बिल्कुल आएगा आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास 4 चीजें हैं, HCF इंटू आपका LCM बराबर A गुना B। ठीक है, इनमें से कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा आप निकाल दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रख लीजिएगा याद। LCM बड़ा होता है, HCF छोटा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अच्छा क्वेश्चन 5 करने, 4 तक कर लिया ना हमने, एक सेकंड, हाँ 4 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन आपके ही पेपर का है, पूछा हुआ पिछले साल का। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही करना था, लेकिन टाइम नहीं था कि हम कर सके, तो आज इसको मैं ले लिया हूँ। ठीक है, देखिए एक नजर जब ये क्वेश्चन को देखोगे ना, थोड़ा सा आपको लगेगा सर ये बीपीटी का क्वेश्चन है क्या, ऐसा क्वेश्चन हमने बीपीटी में किया था, थेल्स थ्योरम में किया था। लेकिन इसको देखो, पढ़ो, बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में ए बी जो है वो क्यू आर के समांतर है, मतलब ये वाला जो लाइन है वो क्यू आर के समांतर है। ए बी का वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर है, ए बी का लंबाई यहाँ पर लिख दिया 3 सेंटीमीटर, फिगर बनाकर ऐसे लिख देना क्योंकि क्वेश्चन ना देखना पड़े। क्यू आर का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ये वाला कितना है, 9 सेंटीमीटर है। पी आर का लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर, मतलब पी आर ये पूरा जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है पीबी की लंबाई, पीबी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। यहां पर आप अगर इस त्रिभुज में ट्रायंगल पीएबी और ट्रायंगल पीक्यूआर में आप अगर थेल्स थ्योरम लगाओगे, बीपीटी लगाओगे, तो आप क्या लिखोगे, बीपीटी के अकॉर्डिंग आपको सर अगर ए बी लाइन क्यूआर के समांतर है, ठीक है, इन दैट केस आप इतना तो लिख सकते हो, पी ए बटा ए क्यू इज इक्वल टू पीबी बटा बी आर। लेकिन इससे क्या फायदा हो जाएगा, हमें पी ए का वैल्यू तो पता ही नहीं है, ए क्यू का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हम पीबी और बी आर तो कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। आपने सोचा कि थेल्स लगाएंगे, ठीक है, हमने पढ़ा था, हमने सोचा, लेकिन इससे सॉल्व नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, तो एक छोटा वाला ट्रायंगल देखिए पीएबी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक छोटा वाला ट्रायंगल देखो पीएबी और एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखो पीक्यूआर, तो इन दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों त्रिभुज को आप अगर समरूप प्रूफ करने का कोशिश करो तो समरूप हो जाएंगे। कैसे समरूप होगा देखिए, ये समझो। पहले मैंने बोला कि आप ये ट्रायंगल को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, पीएबी को, ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगल को देखिए, पीक्यूआर को। इन दोनों ही त्रिभुज में एक कोण आपको कॉमन दिख रहा है क्या, एक कोण दोनों में कॉमन है, एंगल पी, एंगल पी। ठीक है, कोण पी दोनों में कॉमन। देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं कुछ। ठीक है, एंगल पी कॉमन है दोनों जगह, तो एंगल पी सेम दिख गया। उसके बाद यहां पर आप ऐसा भी सोच सकते हो
कि सर यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन के बारे में देखिए, ए बी और क्यू आर, और इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा कुछ इस तरीके से काट रहा है, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो यहाँ पर बनने वाले जो संगत कोण होती हैं, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होता क्या, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, संगत कोण है, दोनों ही दाईं तरफ है, दोनों ही ऊपर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये दोनों कोण मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको यही वाला सिचुएशन दिख रहा है वहां पर, तो आप कहोगे सर ये Yes, वाला sir, जो and कोण I है have और ये column वाला में। जो कोण है, दोनों ही कोण कैसे हैं, संगत कोण है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। तो ये लिखने के बहुत ज्यादा नीड है नहीं हमें कि क्या क्या रीजन है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। तो सीधे यहाँ पर बोल सकते हो ट्राइंगल पी ए बी, ट्राइंगल पी ए बी, ठीक है, ये समरूप किसके होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर के समरूप होगा। कौन पी के बराबर उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, कौन ए जो है कौन क्यू के बराबर है, और कौन बी जो होगा कौन आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप था सामने, आप क्या बोलोगे, सर यहां से हमने पी ए लिया, पी ए बटा क्या करेंगे बताइए, दूसरे साइड से क्या ले, PQ। पी क्यू लेंगे उधर से। अब मैं पहले वाले त्रिभुज से क्या कर रहा हूं ना, यहां से मैंने ए बी लिया, तो दूसरे त्रिभुज से क्या लेंगे, QR। क्यू आर QR। लेंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, मैं तीनों ही लिख देता हूँ, ठीक है, उससे आपका बहुत ज्यादा कोई टाइम नहीं बर्बाद होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे लास्ट, सर यहां से मैंने पी बी ले लिया अगर, तो यहां से आपको पी आर लेना पड़ेगा, ठीक है, तीन भुजा होती है, पी बी जो होगा वो पी आर के समांतर हो जाएगा। तो पी ए बटा पी क्यू बराबर ए बी बटा क्यू आर बराबर पी बी बटा पी आर तो होगा। अब यहां से आप सोचिए, पी ए और पी क्यू का वैल्यू, ना ही हमें पी ए पता है ना ही पी क्यू पता है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं हमें, इस कोई मतलब का नहीं है, मैंने बस एक सेकंड टाइम ज्यादा लगा के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप देखिए ए बी का वैल्यू पता है क्या, ए बी आपको दे रखा था यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ए बी का वैल्यू बोलोगे सर 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर है, पीबी का वैल्यू आपको पता करना है, और पी आर का वैल्यू दे रखा था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पुट करिए देखिए कितना आ रहा है, पुट तो कर दिया, सॉल्व करिए, 3 3 9, 3 एकम 3, Yes, 3 3 9, तो ये 6/3 बराबर पीबी, तो पीबी कितना आ गया देखिए, 2 आ गया, 2 बार में कट गया, तो 2 बराबर पीबी। तो हम कह सकते हैं पीबी की जो लंबाई आएगी वो 2 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डेटा बदल देगा, बाकी सेम रहेगा, 3 की जगह 5 लिख देगा, 9 की जगह 15 लिख देगा, ठीक है। चलिए। इसके आगे फिर से हम बढ़ते हैं सैंपल पेपर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सारे टॉपिक आपको पढ़ा रखा हूं, यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, आपके एग्जाम का में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा आपके लिए, 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 है, मतलब हो सकता है सर 15वां पद, 13वां पद, 16वां पद, ठीक है। तो सॉल्व करिए देखिए, मान लेते हैं सर यहाँ पर 78 जो है, मान लो nवां पद, ठीक है, nवां पद 78 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सर माना ए एन बराबर 78, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइए, तो क्या बोलेंगे सर ए प्लस एन माइनस 1 डी, बिल्कुल आंसर सही कर रहे हो आप लोग, 16, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 78। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू आपका 3 होगा, ठीक है, 3 प्लस एन माइनस 1, नहीं पता एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 8 में से 3 घटाओगे 5। तो देख रहे हो आसान 5। से क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। 78 यहाँ से क्या आ रहा है, एन माइनस 1 इंटू 5 कितना आ गया, 78 में से ये वाला 3 घटा देंगे, 78 में से 3 घटाएंगे तो 75। 75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया, 75/5, 15। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 डायरेक्ट लिख दो ना, 75/5 आया, 15 आया। अब n माइनस 1 का वैल्यू 15। है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 15 + 1, ये माइनस का 1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो n का वैल्यू आपका 16 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लास में भी किया था हमने, n का वैल्यू 16 होगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट होगा तो बताना, क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल है। निम्नलिखित में बोल रहा है कि यहाँ पर के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म अद्वितीय हल होगा। चलो इस क्वेश्चन को ना मैं एक मिनट पेज कर लेता हूँ। अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, शायद दिख भी रहा होगा।
देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, k का वैल्यू क्या होगा किस मान के लिए, दो समीकरण लिखा गया है, x माइनस के वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक लिखा गया है 2x माइनस का 6y माइनस का 5 इक्वल टू 0। बोल रहा है कि अद्वितीय हल चाहिए। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक हल। अद्वितीय मतलब यूनिक, वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये कंडीशन होता है हमारे पास, ठीक है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू यहाँ पर से देखिए, a1 का वैल्यू आपका x का गुणांक 1 आ जाएगा। b1 का वैल्यू कितना है, देखो कुछ बच्चे k बोल देते हैं, तो k नहीं बोलना आपको, माइनस का k बोलना है। c1 का वैल्यू कितना, c1 का वैल्यू 4 है। यहाँ से आप देखिए a2 का वैल्यू कितना, a2 का वैल्यू आपका 2, b2 का वैल्यू कितना माइनस का 6, और c2 का वैल्यू कितना माइनस का 5। हालांकि हमें c1 c2 से मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर हम अगर कहते हैं a1 by a2 अद्वितीय हल के लिए b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो a1 by a2 कितना आ जाएगा, a1 का वैल्यू 1 और a2 का वैल्यू 2, तो यहाँ लिख दोगे 1 by 2। ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 का वैल्यू माइनस का k है और b2 का वैल्यू आपका माइनस का 6 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या आ गया, 6 इधर आके गुना हो जाएगा, 6 बटा 2 डज नॉट इक्वल टू के, 2 से काटा 3 बार में, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, k 3 के बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं है वहां पर, k जो है 3 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आप चुनोगे, बताइए। तो आप लोग ऐसा बता भी रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी चुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, के जो है 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी में ये लिख रखा था, डज नॉट इक्वल टू यहीं पर था, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर के का वैल्यू बोल रहा है माइनस का 3 नहीं, के का वैल्यू 3 ये नहीं, इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या आ रहा है, के का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अद्वितीय हल के लिए। चलिए अद्वितीय हल का लाइन कैसे बनता है बताइए मुझे, लाइन कैसा बनेगा, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा काटेगा प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, और इसको हम संगत बोलेंगे, क्या संगत बोलेंगे, संगत, संगत बोलेंगे। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोल देना संगत है, ठीक है, संगत युग में, क्योंकि एक हल है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ये तो बस 1 नंबर का 1 सेकंड का क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद या बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2। 1 सेकंड क्वेश्चन 2, ठीक है। तो आपको पता है द्विघात बहुपद है, चर का अधिकतम घात जितना होता है अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम घात 2 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे सर इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। अधिकतम घात 3 दिखेगा, अधिकतम शून्यक 3 होंगे। अधिकतम घात 4 दिखेगा, अधिकतम शून्यक 4 होंगे। द्विघात बहुपद में शून्यक जो होंगे वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे ये समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास द्विघात बहुपद का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो ग्राफ में जल्दी से आप मुझे बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा, तो मुझे बताओ इसके कितने शून्यक है, 0, 0 शून्यक है। द्विघात बहुपद है लेकिन एक भी शून्यक नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाता हूँ, तो इसके कितने शून्यक है, 2, 2 जगह पर काट रहा है एक्स एक्सिस को, 2 शून्यक हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसका कितना शून्यक होगा, 1। एक जगह पर कट कर रहा है या टच कर रहा है तो 1 शून्यक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, क्या ये द्विघात बहुपद का ग्राफ हो सकता है, नो सर। नो सर। द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर 3 बार कट कर गया, तो यहाँ पर 3 त्रिघात बहुपद का हो सकता है, फिर उससे ज्यादा घात वाले का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने शून्यक होंगे, अगर कोई आपसे पूछे तो बोलना 3 शून्यक होगा, क्योंकि 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। वाई एक्सिस को मत देखिएगा, वाई एक्सिस को कितने बार भी कट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को देखना है कितने बार कट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन में शून्यक का कोई योग पूछा गया था, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल पूछ लिया गया है। द्विघात बहुपद, इसके शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो बहुपद क्या लिखा सर गया है, -1/3। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, सी आंसर आ रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यहाँ से आप बोलोगे सर a का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। ए बी सी हमने आपको लिख दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि सर यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बताइए, मतलब अल्फा बीटा बताइए।
अल्फा बीटा कितना होता है आपका, सी बटा ए फॉर्मूला है। सी का वैल्यू कितना, -2, ए का वैल्यू कितना है 6, -2/6 करने पर -1/3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी।